गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। सेंटर आ गया फिर तेरा है? हम्म। अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था यार कि एग्जाम सेंटर आउट हो गया। चलो, तो शिमला फिर दूर है क्या घर से, पास में है? फर्स्ट प्रेफरेंस वही भरी थी क्या आपने? चलो बढ़िया है, बढ़िया है फिर। शिमला घूम के हुआ है, टाइम से पहले चला जाना शिमला में। क्योंकि कई बार क्या है उधर का, थोड़ा अभी ट्रैवलिंग तो इतना तो नहीं पता, बट ये है कि डिस्टर्बिंग है ना ट्रैवलिंग उधर का, टाइम वाइम लगता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। क्या सेंटर चेक कर लिया क्या आप लोगों ने? यस यस सर। सर। कहाँ है, पंजाब में? बठिंडा है सर मेरा। अच्छा, बठिंडा वही क्या, कनाडा वाला बठिंडा है? हाँ हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। वही दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस। यस सर। चलो बढ़िया है। कमलप्रीत आपका कहाँ है? बठिंडा ही आया है सर। अरे वाह, सब लोग बठिंडा ही जाते हैं। कितना दूर है बठिंडा घर से? 80 सर मैं किलोमीटर। अनमोल, आप पंजाब में कहाँ पर हो एग्जैक्टली? बठिंडा में ही हूँ सर। बठिंडा में ही रहते हो क्या? हाँ जी सर। फिर तो यार वो तो फिर सेम ही सिटी हो गई ना। चलो, और कमलप्रीत आप कहाँ पर एग्जैक्टली? सर मैं तो फाजिल का। अच्छा, नियर अबाउट लोकेशन कोई बड़ा? अरनी वाला शेख शुबान है सर। अच्छा। मतलब विलेज मेरा यहाँ पर है सर। फाजिल का डिस्ट्रिक्ट है सर। बठिंडा तो बहुत दूर पड़ जाता है, मतलब 80 किलोमीटर। चलो बढ़िया बढ़िया फिर तो ठीक है। दिलजीत के फैन हो फिर तुम लोग हैं? सही है। चलो, और बाकी हो गई क्लास? इतने बच्चे रहेंगे क्या यार अपने? और तो है ही नहीं। करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि बाद में क्या है फिर वो ये चैप्टर भी रह जाएगा, आज इसको खत्म करना है ना। अभी ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बढ़ा दिए तुम्हारे। ठीक है ना, ये वाला भी आज एक्सटेंड करवा दिया और एक लेक्चर वो भी डाल दिया ना, सीक्वेंस सीरीज वाला। ताकि वो अपना ऐसा ना रहे कि पेंडिंग हो गया कुछ। ठीक है। क्योंकि तुमने पहले पढ़े नहीं ना वो लेक्चर्स, तो अगर पढ़े होते तो फिर मोस्टली तुम्हें उतनी जरूरत नहीं पड़ती अभी ना। बट कोई नहीं, तो आज ये खत्म कर लेते हैं। इसमें ये वाली चीजें मैंने बता दी थी ऑलरेडी। ये रैंक वाला पार्ट तो तुमने ट्राई किया था कल? यस सर। सर आपका 3 ही आ रहा था रैंक। ये नहीं आ रहा है। और मेरे वाले में अरेंजमेंट ज्यादा होंगे भी नहीं ना, देखो कितना छोटा सा ही अरेंजमेंट यस होगा। सर, कैलकुलेशन बहुत इजी थी। हाँ, वो उसमें तो अरेंजमेंट होता भी नहीं है, 4 लोग है ना तो 4 फैक्टोरियल, और 2 ए है तो डिवाइड में 2 आएगा ना। तो ये टोटल ही कितने होते हैं इसमें? ये 24 तो डिवाइड बाई 2, ये टोटल तो 12 ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। देखा था? तो 12 तरीके यस मतलब कितने ही होंगे, 12 में कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा। और बनना भी चाहिए, देखो स्टार्टिंग में ए आ रहा है ना तो बहुत जल्दी नाम आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बहुत सारे कोई ना कोई वर्ड्स लेके ना अरेंजमेंट तो करना ही था। बट दोनों मेथड याद हो गए क्या आपको, ये वाले? जब रिपीटेशन होता है, जब विदाउट रिपीटेशन होता है। और ये जो एक्स्ट्रा वन ऐड करते हैं ना, इसका खास करके ध्यान रखना है यार, एक्स्ट्रा वन का याद रखना है दोनों में। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा वन भी दिखेगा तुम्हें ऑप्शन में, बट मेक श्योर कि तुम एक्स्ट्रा वन याद रखो। गुड इवनिंग निखिल। निखिल कहाँ सेंटर आया आपका, देख लिया? और बाकी बाइनोमियल का ये जो मैं बेसिक बेसिक पार्ट था वो देख लिया है? चिराग को भी मैंने देखा था कल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ने के बाद, आज मैथ्स डाउट में एकदम प्रॉपर छा रहा था है? किसी बच्चे को रिप्लाई दिया था मैंने, देखा था, ये पुट कर दे हो जाएगा। अच्छा, देखा नहीं अभी। चलो निखिल देखना। ठीक है ठीक है। ये क्लियर हो गया था, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो एक क्वेश्चन जो चिराग आपने बताया था ना, रिप्लाई किया था बच्चे का, वो उस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन वेरिएबल्स को पुट करना ना, उस टाइप के। चलो, ये वाला हम कुछ क्वेश्चंस लगा रहे थे ना।
आई थिंक ये वाले ट्राई हो गए थे, ए निकाल लिया था हमने, एक ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। आई थिंक मैंने एक कुछ दिया था तुम्हें, हाँ ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन, ये वाला ट्राई किया था आप लोगों ने? सॉल्व हुआ या बताना है? सर फिलहाल मैंने वही ट्राई किए थे, आज करने थे सर, ये टाइम नहीं मिला था। चलो कोई नहीं, फिर भी देखो मैं एक एक प्रॉपर तरीके से बताता हूँ ना, एक एग्जांपल, क्योंकि इससे बताने का रीजन ये है कि इसमें से बहुत सारी चीजें और भी निकल के आएंगी जो मेरे को बाकी क्वेश्चंस में भी तुम्हें पता चलेगा। 23 का ही क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन, तुम पहला काम है ना उसका जनरल टर्म लिखा करो, बिना कुछ सोचे समझे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 या एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म, तो कई बार ऐसे लिखा था कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर कांस्टेंट टर्म बोल देगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 3 एनीथिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ हाँ वो भी आते हैं यार, रैंक तो मतलब किसी का भी नाम का पूछ सकता है, तो अगर लेटर रिपीट करेंगे तो वो डिवाइड वाले तो ध्यान में रखने पड़ेंगे। रैंक का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लेटर्स नॉट रिपीटेड के रहेंगे, दे कैन आस्क एनीथिंग। लेटर जहां रिपीट करेगा हमें डिवाइड वाला स्टोरी लगाना पड़ेगा, लेटर रिपीट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। चलो तो इसमें पहला काम जनरल टर्म लिखना, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीआर, क्योंकि हमें आर नहीं पता, इनटू एक्स, एक्स कौन है आपका 2x की पावर 3, इसकी पावर में क्या लिखते हैं n माइनस आर, तो ये n माइनस आर लिख दिया। देखो n तो कितना है 5, तो n माइनस आर इंटू वाई, वाई कितना है विद साइन लिया करो, वाई हमेशा विद साइन पिक किया करो, माइनस का 1/3x² की पावर आर। क्या ये जनरल टर्म समझ गए कैसे लिखा? एनसीआर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाला स्टोरी। अब इसमें क्या करो, जो कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू ना उसको एक बार साइड में कर लो, जैसे 5CR, फिर यहाँ देखोगे तो 2 की पावर 5 माइनस आर, ये भी अलग कर दो। और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिख रही है आपको, माइनस का 1/3, इसकी पावर भी आर, इनको अलग कर दिया मैंने सेपरेट मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्योंकि यही उसका कॉफिशिएंट है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन से है, एक्स वाले, तो उनको अलग कर दो। एक्स टू द पावर यहाँ देखोगे तो क्यूब है, एक्स की पावर 3 और उसकी भी पावर 5 माइनस आर, तो ये पावर ऑफ पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो एक्स की पावर कितना बनेगा 15 - 3r, समझ गए? फिर नेक्स्ट देखोगे तो देखो ये क्या है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है। अच्छा, जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर होता है वो ऊपर जाता है तो एक्स की पावर -2 बनता है, और फिर उसकी भी पावर क्या है आर, तो ये पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा एक्स की पावर -2r। ये काम तुम है ना हमेशा अप्लाई किया करो पहले, कि जब भी जनरल टर्म मिले एक्स की पावर अलग कर दिया करो, कांस्टेंट को अलग कर दिया करो। अब तुम्हें टारगेट सिर्फ इसी को करना है हर क्वेश्चन में, इसी को। तो क्या करो, पहले एक्स की पावर को मर्ज कर लो, जो भी है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 15 - 3r में माइनस का 2r ऐड होगा तो 5r। इतना काम हर क्वेश्चन में तुम्हें करना है, कांस्टेंट अलग कर दो, एक्स की पावर को मर्ज कर दो। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब उसने जो पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, मतलब एक्स की जो भी पावर है, पावर जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर वो पूछता इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ, तो फिर पावर कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। एक्स की पावर 6 बोलता तो मैं इक्वल टू 6 कर देता, पावर -4 बोलता तो मैं -4 कर देता। समझ गए, ये वाला पार्ट चेंज होता है बार बार, कभी पावर 5 हो गया, कभी 0 हो गया। 0 कब होता है, जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल दे, ये याद रखना है, या फिर कांस्टेंट टर्म बोल दे, तो दोनों ही केस में एक्स की पावर को 0 करना है हमें। क्लियर है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल दे या फिर कांस्टेंट टर्म बोल दे। क्लियर है? अभी तो पावर 5 कर दो, तो क्या बनेगा 15 - 5r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा, लेफ्ट राइट कर लेंगे, क्या 2 आएगा? यस यस सर। सर। चलो 2 आ गया। अब 2 आने का मतलब फिर वो टर्म क्या हो गया, t2 + 1, मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा आंसर था, बट उसने टर्म नहीं पूछा, उसने पूछा था कॉफिशिएंट बताओ। तो मैंने कुछ स्टार्टिंग में देखो सेपरेट किया था, ये जो पार्ट था ना ये सेपरेट किया था, यही आपका कांस्टेंट था, सॉरी कॉफिशिएंट था ना। किसका कॉफिशिएंट, यहाँ जब बैलेंस करोगे ये वाले पार्ट को, इसको तो तुम्हें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स टू द पावर 5 ही मिलेगा। कभी भी तुम आर को यहाँ भी पुट करके चेक कर सकते हो, बट नो नीड, चेक करोगे तुम्हें एक्स की पावर 5 ही मिलेगा, तो वो तो चेक करना नहीं है, हमें सिर्फ कॉफिशिएंट बोला था। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा कॉफिशिएंट है। अब जहां जहां आ रहा है कितना पुट कर दो 2, तुम्हारा आंसर क्या हो गया 5c2 इंटू 2 की पावर 5 - 2 इंटू -1/3 की पावर 2।
ये जो भी है इसको आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे ये 2 की पावर 3 हो गया, कुछ ये 9 हो गया, डिवाइड में 5C2 को आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे करना है? एक मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया भाई, हर एक स्टेप में बहुत बार रिपीट करके बता दिया क्या क्या करना होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है यार, इस टाइप के क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, x⁻5 का कोफिशिएंट ये दे दिया, कई बार ये भी देता है इसका कोफिशिएंट ये दिया है, तो फिर उसको कंपेयर करके तुम r निकालो या n निकालो। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन बनते रहते हैं, बट स्ट्रेटजी वही है कि आपका काम है जनरल टर्म लिखना। पहला काम, जैसे ही जनरल टर्म लिख दो, आप x की पावर को अलग कर लो, कांस्टेंट को अलग कर लो। x की पावर को मर्ज करके आपको सोचना है कि उसने क्या पूछा है। फिर अगर उसने 5 पूछा है तो 5 के इक्वल करेंगे, 4 पूछा है तो 4 के इक्वल, और इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है तो 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, या नंबर ऑफ फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स, या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। देखो फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मान लो मैंने इसको ओपन किया, तो तुम्हें पता है इसको ओपन करोगे तो ऐसे मिलेगा, पहले मिलेगा 3 की पावर 1/2, उसकी पावर 680, और दूसरे वाले की पावर 0। फिर जैसे ही इसके नेक्स्ट वाला टर्म लिखोगे ना तो 680C1। अब यहाँ देखोगे तो 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर हो जाएगा 679, और इंटू में आएगा 5 की पावर 1/4। अब तुम ध्यान दोगे ना तो ये वाला टर्म्स हमारा रेशनल टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1/4, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे आप? सॉल्व नहीं कर नो। पाएंगे यार, अजीब सा है। और इसको भी देखोगे ना तो पावर ऑफ पावर, तो 679 डिवाइड बाई 2, ये भी कटता नहीं है। क्या ये कट जाता है? क्या डिवाइड हो जाता है प्योर? नहीं होता। 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ये भी प्योरली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन 3 और 5 की पावर में ना कुछ अजीब अजीब बन रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमें उनकी पावर्स को नॉर्मल बनाना है, तभी तो बोलते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल। मतलब पावर्स में 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे अजीब अजीब नहीं बनना चाहिए, जिसको हम सॉल्व ही ना कर सके। तो इस टाइप का, जैसे ये टर्म्स ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको हम नहीं कर सकते, तो ये रेशनल टर्म्स में आएगा, ये इरेशनल टर्म्स में आएगा आंसर। ध्यान रखना ये चीज। तो कई बार है ना क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है तुमसे, तो वो मैं दोनों चीजें बताता हूँ तुम्हें, बट ये वर्ड याद रखना यार, इंटीग्रल टर्म पूछे, फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म पूछे, या रेशनल टर्म्स पूछे, ऑल आर सेम। तुम बस ये तो ध्यान रखना। प्रोसीड कैसे करते हैं? पहला स्टेप, क्या आप जनरल टर्म लिखो, हमेशा यही स्टेप अप्लाई करना है, इसका जनरल टर्म लिखो। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे, TR+1 इज इक्वल टू 680CR। सही है। फिर देखो x, x कौन है, 3 की पावर 1/2, उसकी पावर तो कितना होना चाहिए, n-r होना चाहिए। n हमें ऑलरेडी पता है 680। फिर इंटू y, y कौन है, 5 की पावर 1/4, उसकी पावर कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। क्लियर है? इतना काम कर लोगे, जनरल टर्म लिखना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना यार, ये क्वेश्चन में जो ये मैंने लिखा ना 3, 5, तो ये जब भी याद रखना, यहाँ पर 3, 5 ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो मस्ट बी प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली बात। कई बार क्वेश्चन में ना जानबूझ के तुम्हें 3 के बजाय ना तुम्हें ऐसे दे देगा, 9 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/4, और उसकी भी पावर कुछ कुछ लिख दिया है, पर पावर में मान लो 500 लिख दिया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो तुम क्या करना, ट्राई क्या करना, पहले 9 और 25 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे इस 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2, और फिर उसकी पावर 1/3 करना। समझ में आया मैंने क्या बोला? जस्ट कन्वर्ट इनटू प्राइम नंबर्स। 9 और 25 प्राइम नंबर नहीं होते। और 25 को भी किस में कन्वर्ट करोगे, 5 की पावर 2, और फिर उसकी पावर 1/4। मतलब आप पहले इंटरनली सॉल्व कर लेना, इंटरनली सॉल्व कर लेना, फिर बाद में जो लॉजिक मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो अप्लाई करना है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसके। क्लियर है? क्या बोला मैंने, मस्ट भी प्राइम नंबर होने चाहिए, आपको कन्वर्ट कर लेना है इंटरनली। इन केस अगर उसने कुछ 3, मोस्टली प्राइम नंबर कैसे होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ इस तरह से दिखेगा तो बिंदास लो। अगर इसको छोड़ के कुछ और दिख रहा है तो कन्वर्ट इनटू प्राइम नंबर। इतना काम होने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा, जैसे कि 680CR ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम पावर ऑफ पावर खेल सकते हैं, तो ये 3 की पावर कितना बनेगा, 680 माइनस आर डिवाइड बाई 2। चलेगा ऐसा? फिर इंटू
5 की पावर, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, पावर ऑफ पावर, तो 5 की पावर 1/4 इंटू आर, तो क्या बन जाएगा r/4। इतना क्लियर हो गया। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये r कुछ भी हो, ये तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं और ये रेशनल टर्म्स ही आएगा, क्योंकि r कुछ भी ले लो, 680 C0, 680 C1, 685, 680, 100, एनीथिंग, जब भी आप उसको एनसीआर से सॉल्व करोगे वो आपको रेशनल टर्म देगा। तो आपको कभी भी इसके बारे में सोचना नहीं है, इग्नोर दैट पार्ट, ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचना। सोचना सिर्फ हमें इन दो टर्म्स के बारे में। कैसे सोचेंगे, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, मतलब पावर नॉर्मलाइज होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज। अब तुम सोचो पावर नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या है, ये जो 680 वाला पार्ट है, ये जो पावर है जिसको मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये पार्ट और ये जो पार्ट है r/4, क्या ये पूरी तरीके से सॉल्व होने चाहिए? अगर वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो 3 की पावर एनीथिंग और 5 की पावर एनीथिंग को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। मतलब ये जो पावर r/4 है ना, ये हमारा कुछ नॉर्मल इंटीजर आना चाहिए, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, चलेगा सब। बट पावर में 1/3 वो अजीब है, 1/4 वो अजीब है। तो उसके लिए टारगेट क्या करना, टारगेट तुम क्या करना कि ये जो इसकी पावर होती है ना, ये जो पावर है उसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे ये वाला पार्ट, और इसका डिनोमिनेटर कौन है, 4, तो तुम हमेशा ध्यान रखना 2 और 4 का क्या लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। क्योंकि आर ऐसा पिक करना है, आर हमें ऐसा पिक करना है कि जो 2 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, ताकि दोनों एक साथ सिंप्लीफाई हो जाए। तो एक बात बताओ यार, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 ही होता है। 4 ही होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मतलब मैं r इक्वल टू क्या लूं, 4 आ गया, तो आपको r क्या लेना है, 4 का मल्टीपल लेना है, 4 का मल्टीपल पिक करना है। समझ गए इसका मतलब? क्योंकि 4 का मल्टीपल लोगे तो दोनों पार्ट सोल्व होंगे। एक बार एक दिमाग में सोच लो यार, r इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया पहले, तो देखो 4/4 1 आएगा, तो 5 की पावर 1, नॉर्मल सॉल्व हो गया। यहाँ रखो 680 माइनस 4, 676, और डिवाइड बाई 2, क्या वो डिवाइड बाई 2 नहीं होता? होता है ना? यस सर। तो मतलब आप 4 का मल्टीपल कुछ भी पिक कर लो, दोनों पावर एक साथ सोल्व हो रही है, और अगर एक साथ सोल्व हो रही है तो 3 की पावर एनीथिंग और 5 की पावर एनीथिंग हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पिक करना था 4 का मल्टीप्लाई। अब तुम सोचो कि मेरे को 4 का मल्टीप्लाई में क्या क्या ले सकता हूँ। पहले एक बात बताओ कि यहाँ पर मेरे को इतना बता दो, ये आर आप क्या ले सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, लास्ट आपके पास चॉइस क्या है? स्टार्ट 680 कहाँ से, 680 तक ले लास्ट तक। सकते हैं। हाँ 680 तक ले सकते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से। नहीं नहीं, मल्टीपल नहीं पूछ रहा मैं, मल्टीपल नहीं पूछ रहा, नॉर्मली, मतलब मल्टीप्लाई का कंसेप्ट नहीं पूछ रहा, नॉर्मली उसको देख के एक्सपेंशन को क्या समझ में आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 से स्टार्ट होता है, वो तुम पहले ध्यान रखना कि जो आर था वो 0, 1, 2, 3 हम पिक पुट कर सकते हैं ना। लास्ट में कहाँ तक पिक करेंगे, 680 तक जा सकते हैं। ये हमारे पास चॉइसेस थी आर की। अब इसमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढेंगे, 4 का मल्टीप्लाई। बताओ तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें क्या आता है? डायरेक्ट 4 नहीं आएगा, पहले कौन आएगा, 0 आएगा। जी अरे 0 भी तो 4 का मल्टीप्लाई है, 0 रखने में प्रॉब्लम नहीं है, तुम सोचो तो, 0/4, 0 डिवाइड, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 680 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 680/2, 680 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 को कंसिडर करना है। बच्चे क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई सुनते हैं ना, 4, 8, 12, 16, 20 ये पिक करने लग जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, 0 को भूल जाते हैं। 0 को भी पिक करो यार, 0 में क्या प्रॉब्लम है, 0 तो सबका ही मल्टीप्लाई होता है, 2 का भी मल्टीप्लाई में आएगा, 3 के मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो 0 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करते डॉट डॉट करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे। बट उसने पूछे थे आपसे काउंटिंग। अब तुम ऐसे तो नहीं करोगे यार कि 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, ऐसे कब तक ऐड करोगे? तो यहाँ से मेरे को बताना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, फिर सोच के बताओ कैसे निकालोगे। अरे ऐसे थोड़ी करोगे यार, 680 तक निकालने बैठ गए, कब तक 4 के मल्टीप्लाई ढूंढोगे? 171 है। 170? 1 से। अच्छा कैसे निकाला? 680 को सर 4 से डिवाइड करके +1 कर
हाँ ये देखो, ये स्मार्टनेस तरीका होता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 100 है, कोई तुमसे पूछे इसमें दो दो के मल्टीप्लाई कितने होते हैं, 1 से लेके 100 तक स्टोरी, तो तुम क्या किया करो, 2 से डिवाइड ही कर दिया करो सीधा, ये लो 50 आएंगे। फैक्ट है, तुम गिन लेना, 2 4 6 8 जो भी तुम्हें पता है ना, दो दो के मल्टीप्लाई उनको गिन के देख लेना, 50 ही आते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, 0 से 680 तक जा रहे हैं, 0 से 680। अब मान लो को पूछेगा 1 से 680 में चार के डिवाइड बताओ, तो तुम क्या करो, 680 को डिवाइड बाई 4 कर लिया करो डायरेक्ट। या कुछ बच्चे पता है इसमें एपी का लॉजिक भी लगाते हैं, क्या ये एपी बन रहा है क्या? यस सर। हाँ, और उसका क्या ढूंढते हैं बच्चे, लास्ट टर्म ढूंढ लेते हैं। लास्ट टर्म ढूंढने का रीजन पता है, फिर क्या अप्लाई करते हैं, टीएन का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, a+n - 1 इंटू डी, याद है? तो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और वहां से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार बच्चे ये वाला तरीका भी लगाते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता, तुम डायरेक्टली करो। 680 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 170, 170 आ रहा है। अब उसमें यस सर। एक देखो, एक क्यों ऐड किया उसने, अनमोल ने, कि ये जीरो वाला भी तो था हमारा आंसर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 171। समझ गए? बट कई बार क्या होता है, बच्चों को दिमाग में आता है कि जैसे मान लो ये इस तरह से होता, कहाँ गया वो, मान लो मेरे पास 101 होते, 1 से लेके, ठीक है, और मैंने इसमें पूछे होते कि आप मेरे को बताओ 2 के मल्टीप्लाई कितने, तो बच्चे क्या करते हैं, सर 101 में 2 से डिवाइड किया, आपने बोला था, बट ये तो 50.5 आ गया। इसमें क्या बताओगे फिर आंसर? 50 टर्म्स में। 50 बताएंगे। देखो मतलब पॉइंट क्या है, कि आपको ये नहीं सोचना कि वो पॉइंट के आगे कितना गया। हम क्या देखेंगे, हाँ जितनी बार प्योरली डिवाइड हो रहा है, प्योरली हम डिवाइड कर पा रहे हैं, सिर्फ वही काउंटिंग देखेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो 101/2 था, बट 50 बार तो हम प्योरली डिवाइड कर ले, तो जो प्योरली डिवाइड है वही काउंटिंग है। अब वो पॉइंट वाली काउंटिंग मत करना। समझ गए? जैसे मान लो लग रहा है कि 20 टाइम्स हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 20 इज द आंसर। आगे पॉइंट में कुछ भी आए, 0.14, 0.3, 0.5, 0.6, एनीथिंग डज नॉट मैटर। क्लियर है? तो इसमें कितने टर्म्स आ गए फिर, 171। अब इसमें क्वेश्चन रिवर्स क्या पूछ लेता, कि फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। समझ गए? या नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स। तो तुम्हें कई बार क्या करना होता है, उल्टा भी करना होता है। जैसे यहाँ पर तो रेशनल टर्म कितने आ गए, 171। अगर इसमें पूछता कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो आंसर क्या आता फिर हमारा? 680 माइनस 170। क्या आता भाई आंसर? इरेशनल टर्म्स। थोड़ी सी गलती कर दी अनुमान प्रीत, थोड़ा सा गलती और क्वेश्चन गया है। कितनी बार बताया कि पावर में 680 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। 681 है टोटल टर्म्स, राइट, ना कि 680। बताया था ना, फर्स्ट डे ही तो बताया था, कल ही तो बताया था। यस सर। इसमें पहले जीरो भी तो आता है, तो तुम्हें 681 में से सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 171, तो आंसर कितना हो जाएगा, 510। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? 681 का ध्यान रखना, एक ज्यादा होता है, बताया तो था, एनसी 0 से स्टार्ट होता है, पावर में 15 है तो 16 टर्म्स होती है। तो ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना भाई, कि कई बार हमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स के बजाय क्या पूछ सकता है, इरेशनल टर्म्स भी पूछ सकता है। बट पहला काम है तुम्हें रेशनल टर्म्स निकालना। सिंपल लॉजिक फिर से बता रहा हूँ, जनरल टर्म लिखो, पावर ऑफ पावर अगर है, प्राइम नंबर्स अगर आपने बना लिए, पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई करो। फिर ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो भी डिनोमिनेटर, जैसे मान लो 2 4 आ गया, 2 3 आ गया, 5 3 आ गया, उनका क्या लिया करो, एलसीएम ले लिया करो दिमाग में, और फिर उस एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वही हमारा आंसर होता है। बट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो को मत भूला करो, अगर जीरो भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए पॉइंट? जीरो नहीं भूलना है आपको। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। देखो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। चलो तो फिर ये वाला बताओ, तो ये देखो 21 का क्वेश्चन है, ये तुम बताओ। अब उसने पूछा है, सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स विच आर रेशनल नंबर इन द एक्सपेंशन, उस सारी टर्म्स का सम बताना है। क्लियर है? तो पहले तो ये देखो लिखा है 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/4, और उसकी पावर कितना है, 12। पहले तो तुम्हें इतना बता दूं, इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे,
टोटल आएंगे अपने 13 होंगे, 13 टर्म्स। उसमें से कुछ फ्री फ्रॉम रेडिकल है, देखो उसने बोल दिया रेशनल टर्म्स, तो कई बार रेशनल टर्म्स भी पूछ सकता है, ठीक है, रेशनल नंबर्स पूछ सकता है, फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। पहला काम है तुम्हारा जनरल टर्म लिखना, वो तुम लिखो और बताओ कौन कौन से टर्म्स है या कितनी काउंटिंग है, पहले वही बता दो। तरीका वही, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ये पहला काम। इसके बाद मैंने बता दिया तुम्हें पावर ऑफ पावर खेलना, वो सारी चीजें सोचना, एंड देन आपको मल्टीप्लाई सोचने हैं। दो रैशनल टर्म्स, चार आई, दो है सर। दो, यस सर, 0 और 12। 0 और 12 ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि 4 और 3 के एलसीएम देखे होंगे ना आप लोगों ने। यस सर। हाँ तो वो कितने आएंगे, 4 और 3 के एलसीएम तो 12 होते हैं। 12 का मतलब कितना आएगा, 0 वाला आएगा और 12 वाला आएगा, सही है। बट उसने ये थोड़ी यस पूछा आपसे, काउंटिंग नहीं पूछी, काउंटिंग पूछे थे तो 12 आ जाता। बट उसने पूछा क्या, समझ में आएगा यस सर, क्या पूछा है? सम ऑफ रैशनल नंबर। हाँ तो मतलब क्या करोगे, एक बार आर की वैल्यू 0 रख कर और 12 रख कर हाँ कर। मतलब आपको ये पूछा है सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स, सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स, जो भी टर्म्स है। जैसे आपका आर 0 और 12, अच्छा 0 और 12 सबका आ गया क्या भाई, कि 0 और 12 कहाँ से मिला। हाँ तो आर की वैल्यू 0 का मतलब पता है क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। 12 का मतलब हो गया 13 टर्म। भाई इनका सम पूछा है आपसे, सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स विच आर रेशनल, वो सारी टर्म्स बतानी है जो क्या है, रेशनल है। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है। यस सर। हाँ अब T1 निकाल सकते हो तुम, आई थिंक, या बताने की जरूरत है उसमें, नहीं ना, निकल जाएगा यस। T1। हाँ यहाँ आर 0 यूज करना, यहाँ पर आर कितना यूज करना, 12 यूज करना। ये इसी फॉर्मूले में पुट कर देना यार, ये है तो तुम्हारे सामने। इसमें एक बार 0 पुट करना, एक बार 12 पुट करना, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करना। ज्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, ठीक है। दो चीजें आती है देखो, रेशनल इरेशनल वाला पार्ट क्लियर हो गया ना, ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है। फिर आती है कि मान लो कोई भी एक्सपेंशन है, 1 + x की पावर n, कोई भी एक्सपेंशन, उसमें मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ना, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम्हें मिडिल टर्म निकालने के लिए दो चीजें बताता हूँ। किसका मल्टीप्लाई देखते थे, 12 का। यस सर। तो 12 का मल्टीप्लाई तो 0 और 12 ही होगा ना उसमें, 12 तो टोटल ही है। आर, आर कहाँ तक जाएगा उसमें, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, पावर, पावर देखा करो, पावर कितना है 12। तो इसमें आर हम 0 से लेके 12 तक पिक कर सकते हैं, 12 से ज्यादा नहीं कर सकते पिक। इसमें आपको क्या देखना था, एलसीएम देखना था। आई थिंक मुझे एलसीएम दिख रहा है, 3 और 4 का एलसीएम बताया था ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम देखना होता है। तो आई थिंक उसका एलसीएम कितना है, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई देखना है इन नंबर्स में। ये जो नंबर दिख रहे हैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कौन है, एक तो 0 है और एक 12 है। अरे उसके बाद में तो 24 आएगा ना, तो 24 तो नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छा क्लियर है। देखो मिडिल टर्म की बात करता हूँ। अब देखो मिडिल टर्म है ना, बहुत सारे बच्चे या फिर जैसे बताया जाता है कि बच्चों ने फॉर्मूला याद कर लिया। मैं फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा है देखो, व्हेन n इज इवन, अगर n हमारा इवन नंबर है, मतलब पावर अगर इवन है, तो फिर उसका मिडिल टर्म क्या होता है, n प्लस ये जो n/2 + 1, ये आपका मिडिल टर्म आता है। बाकी मैं रटने की जरूरत नहीं बोलता, मैं रटने की जरूरत नहीं बोलता। दूसरा तरीका बताऊंगा, अगर n ऑड है तो फिर क्या करते हैं, n+1/2 टर्म और n+3/2 टर्म, देर आर टू मिडिल टर्म्स इन दैट केस। बट अगर आप सोचो यार, अगर मान लो मेरे को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता, मैंने आपको ये दिया, मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूँ। एक मैंने ये एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने, और एक मैंने ऑड का ले लिया, ये तो इसमें पावर इवन है, इसमें पावर ऑड है ना, सही है। अब तुम देखो मिडिल टर्म निकालनी है, तो तुम क्या सोचो, इसकी पावर 14 है, तो क्या इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे, टोटल टर्म्स 15 आएंगे, 15।
15 आएंगे। अब 15 में क्या सोचोगे यार? मैं सोच लूँ पहले 7 आएंगे, फिर लास्ट में 7 होंगे। मिडल का मतलब सेंटर में। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो बीच में एक आएगा। क्या वो 15 वाला टर्म हो गया? 7 पहले 7 बाद में बीच में। अच्छा सोचो, जब आपने पहले 7 बोल दिए तो उसके बाद में तो 8th टर्म ही तो होगा वो, इसके बाद वाला जस्ट। हो गया? यस सर। तो इस वाले में मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म हो गया स्टोरी, 8th टर्म। अब इसको रटने की जरूरत क्या है? फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है? फॉर्मूले से वही आएगा, देखो ना। फॉर्मूला लगाओ। n कितना है? 14। 14/2 7, 7 + 1 8, तो 8 हो गया। मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूले की। इसमें देख लो, ऑड वाले में देख लो, ऑड वाले में देखो दो मिडिल टर्म कैसे आते हैं। 15 का मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए? 16। अब देखो 16 में अगर तुम ये सोचोगे कि सर पहले 8 और बाद में 8, तो फिर बीच में क्या बचा? कुछ भी नहीं ना। अरे बीच में तो यस। कुछ भी नहीं बचा ना। तो फिर ऐसे तो नहीं सर, इसका तो मिडिल टर्म कुछ आया ही नहीं, 8 वो ले गए 8 ये ले गया, तो बीच में क्या बचा? बीच में तो बचा है भाई, मिडिल टर्म तो बनाने ही पड़ेंगे। तो हम इसमें ही सेम स्टोरी सोचेंगे कि पहले 7 बाद में 7, तो फिर बीच में 2 बचे। बीच में कितने बचे? 2 बचे। 7 और 7 तो 14 ही हुए ना, 2 बच गए। तो बीच में कौन सा बचा? 8th वाला, 8th वाला और 9th वाला। समझ गए? यस सर। तो इसमें कितने मिडिल टर्म आएंगे? T8 T9, देर आर 2 मिडिल टर्म। अगर आप बाई फॉर्मूला जाओगे तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। देखो ना, 15 + 1 डिवाइड बाई 2, 16/2 8 होता है। 15 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 18/2 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कुछ अलग आएगा? समझ गए? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा अगर लॉजिक लगा के भी सोचोगे ना, आधे यहाँ पर आधे यहाँ पर, तो भी अपना काम बन जाएगा। अब तुम्हें देखो इस बेसिस का क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसने बोला फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। कितनी है पावर? 12। 12 है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 13। 13 आएंगे। तो 13 का लॉजिक बनाओ। क्या लॉजिक बनाओगे? पहले 6 बाद में 6, बीच में एक बचेगा। यस सर। वो कौन सा वाला होगा अपना? 7th 7। वाला। तो T7 निकालो, बस हो गया क्वेश्चन। T7 कैसे निकालोगे? R कितना यूज करना पड़ेगा आपको? 6। 12C6 x, x कौन है? 2x² / 3। x को और y को विद साइन उठा लिया करो, पावर में n - r। तो 12 - 6, 6 इंटू वाई। वाई क्या है? माइनस का 3/2x, विद साइन उठाया करो, गलती नहीं होगी। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, पावर में 6। हो गया क्वेश्चन। अब जो भी है इसको सॉल्व कर लेना। देखो जैसे 12C6 हो गया, चलो मैं इसको कट करके देखता हूँ। ये x की पावर 12 हो गया, और इसमें x की पावर 6 कम होगा, तो एक x की पावर 6 बचेगा। बचेगा ना? यस सर। इधर देखो, ये 3 की पावर 6 है और ये भी 3 की पावर 6 है, तो ये तो कट जाएगा। फिर एक बचेगा, देखो 2 की पावर 6, अरे ये भी तो 2 की पावर 6 ही है, तो वो भी कट गया। तो बचा कितना? सिर्फ 12C6 x⁶, ये आपका आंसर आ गया। और तो कुछ नहीं बचा ना। अरे ये माइनस के बारे में मत सोचो, माइनस की पावर इवन है। इवन है तो क्या बना देगा? 1 ना। क्या हो गया क्वेश्चन? ये देखो, सही है। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन था, देखो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। अरे वो पिछला वाला क्लियर हो गया ना आपको, मिडिल टर्म वाला? ठीक है ना? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ बड़े बड़े पार्ट्स आते हैं, जैसे इनके कोफिशिएंट बताओ। अब तुम्हें ना यहाँ इस टाइप की स्टोरी में हमेशा सोचना पड़ता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बोला है कि आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन। मतलब अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लूँ, पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, दुनिया भर की टर्म्स बनेगी, उसमें मेरे को x⁻11 का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक तरीका तो क्या करते हैं बच्चे कि इसको पूरे को मल्टीप्लाई, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम, तो चलो मल्टीप्लाई करके दिखा दो। 1 इंटू समथिंग, तो वो क्या समथिंग आएगा, फिर माइनस 2 × x × 1 + x⁻11, सही है। फिर प्लस में 3x² इंटू 1 + x⁻11। क्या ये समझ में आ गया मल्टीप्लाई? कोई डाउट नहीं ना? अब तुम्हें इस पूरे पार्ट में से क्या ढूंढना है? पूरे पार्ट में इसमें से हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻11। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 मिलेगा? देखो ये 1 + x⁻n का एक्सपेंशन है,
ये किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने लिखा भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है। पहले एन सी जीरो आएगा, वो तो फिक्स है। 1 की पावर हाईएस्ट, एक्स की पावर लोवेस्ट लिया करो। तो मैं 1 को नहीं लिख रहा क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही आएगा। पहले एक्स की पावर 0, फिर एन सी 1, फिर एक एक्स आ जाएगा, फिर एन सी 2, फिर एक और एक्स बढ़ जाएगा क्योंकि 1 कम हो रहा है। और 1 को नहीं लिख रहे क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग वो सेम ही होता है। फिर एन सी 3 एक्स की पावर 3, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। तो तुमने नोटिस किया क्या कि अगर ये 3 है तो एन सी 3 होता है, ये 2 है तो एन सी 2 होता है, 1 है तो 1 होता है। अगर मान लो मैं इसमें पूछता कि एक्स की पावर 11 का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो क्या आएगा आंसर, NC11। एन सी 11 आएगा। अब जो भी एन होगा अपना, समझ गए। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि मेरे को यहाँ से एक्स की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए था। तो आंसर क्या आएगा, एन सी 11, और एन कितना दे दिया मैंने, 11, 11 सी 11 नहीं आएगा आंसर। यस सर। हाँ ये 1 हो गया, उसकी कोई बात नहीं। चलो माइनस का, अब देखो कॉफिशिएंट की बात की है तो कॉफिशिएंट में तो फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया इन 2। तुम सोचो यार कि बाहर कुछ है क्या हमारे पास, एक्स है, तो फिर इसमें से एक्स की पावर 10 निकालोगे या 11 सोचोगे, यहां से, क्योंकि बाहर भी तो कुछ है ना, बाहर भी तो एक्स की पावर 1 है। भाई इसके एक्सपेंशन में 12 टर्म आएंगे, क्या वो सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा एक्स, होगा ना। तो फिर मतलब बाहर अगर एक्स है तो फिर अंदर वाले में से तो एक्स की पावर 10 ही तो चाहिए, क्या ज्यादा चाहिए, 11 नहीं चाहिए। अगर देखो यहाँ से 11 ढूंढोगे तो फिर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगी, कितना बना देगा वो, 12 बना देगा, 12 बना देगा। तो फिर यहाँ पर एक्स की पावर 10 ढूंढो। तो मैंने अभी जो लॉजिक बताया तुम्हें वो पता ही है, अगर 10 है तो एन सी 10 होगा, 11 है तो एन सी 11 होगा। तो अभी आंसर क्या आएगा, ये 2 तो एज इट इज आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में बाहर एक्स है तो एक कम जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 में एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी 10। ये इतना आ गया, प्लस लास्ट वाला कोफिशिएंट है वो 3 टाइम है तो 3 टाइम ही लिखेंगे विद साइन। देखो कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई होके आएंगे, कल ही तो बताए थे। अब तुम इसमें सोचो बाहर कौन है, एक्स एक्स। स्क्वायर, तो फिर ये तो मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो फिर इस अंदर वाले में से कितना ढूंढना पड़ेगा, 9 सर। 9 ढूंढ लो बस। क्योंकि अंदर से अगर 9 आ गया तो बाहर एक्स स्क्वायर है तो वो मर्ज होके कितना बना देगा, एक्स की पावर 11। अब अंदर वाले में से 9 क्या आएगा, एन सी सी। 9। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ढूंढना है तो एन सी 9। कुछ भी 1 प्लस एक्स की पावर एन में हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी पूछो। इसमें मैंने ऐसे पूछ लिया कि एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट बताओ, तो एन सी 15 आएगा। बट ये तब होता है जब 1 प्लस एक्स होता है, अगर 1 माइनस एक्स है तो अल्टरनेटिव आता है। ये मैंने उस दिन ही बताया था। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस किससे कर दो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना, और आपका प्रॉपर्टी 1 माइनस एक्स की पावर एन का बन जाएगा, रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो उसमें अल्टरनेट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे ये वाला, ये तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये इस टाइप के ध्यान रखना क्वेश्चन ना। चलो ये मैं तुम्हें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की स्टोरी में ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। सुनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सुने होंगे कि डिविजिबल्स करो तो फिर रिमाइंडर निकालो, ये सब स्टोरी। तो ये तुम देखना, देखो ठीक है, ये 2 की पॉइंट दिखे हैं, अगर तुम्हें ये की पॉइंट याद रहे तब भी चलेगा, अगर नहीं याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ना थ्रू आउट द क्वेश्चन बताता हूँ कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया कि 6 टू द पावर 2 है, उसका ना एक तरीका होता है, वो तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये उसने एक एक्सप्रेशन दिया और वो तरीका पता है क्या होता है, एक्चुअली डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम किसको यूज करके करते हैं हम सॉल्व, किसको करते हैं, हमें हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज करना है। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं करोगे तो आपको वो डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो, हमेशा। ठीक है, ताकि हम बहुत सारी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। और एल्स तुम्हारे पास एक ही तरीका ये भी है कि तुम n की जगह वैल्यू रख लो।
अब उसने क्या बोल दिया कि इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं हम डिविजिबल बाई 35 का स्क्वायर। इसका मतलब समझे कि अगर हम इसको डिविजिबल बोल रहे हैं तो मतलब इसमें रिमाइंडर कितना है फिर इस केस में? रिमाइंडर क्या हो गया? डिवाइड करके नहीं पूछा, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई सम 35 का स्क्वायर। जैसे मैंने बोल दिया 8 इज डिविजिबल बाई 4, तो रिमाइंडर कितना होगा? 2 सर। रिमाइंडर 0 0 ही होगा। रिमाइंडर तो 0 होगा ना, 4 से 2 बार तो डिवाइड होगा, वो क्वेश्चन तो था ना। समझ गए? हम कितनी बार डिवाइड करें वो नहीं देखते, डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसके बारे में सोचेंगे। उसने बोला है दिस इज ऑलरेडी डिविजिबल, तो कोई नंबर अगर ऑलरेडी डिविजिबल होता है इसका मतलब रिमाइंडर 0 होता है। तो आपको एक्चुअली ये जो तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने वाले, ये मैंने प्रूफ दैट लिखे हैं। प्रूव दैट मतलब रिमाइंडर नहीं निकाले, तीनों के तीनों एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय सम नंबर्स है, तो इन तीनों ही ऑप्शंस में, तीनों ही क्वेश्चंस में रिमाइंडर विल बी 0 क्योंकि डिविजिबल है। तो अब ऐसे मत सोचो ना सर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, तो तुमसे ये भी तो बना सकता था कि ये एक्सप्रेशन दे दिया, इसको डिवाइड करना है 64 से, देन फाइंड आउट द रिमाइंडर। बन सकता है ना ऐसा क्वेश्चन? तो आपको रिमाइंडर ही तो निकालना है अल्टीमेट, बट तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो प्रूफ कैसे होगा। क्वेश्चंस में ना प्रोसीड कैसे करना है वो देखना, आगे और भी क्वेश्चन है। 35 का स्क्वायर चाहिए, तो तुम पहले क्या सोचा करो, इस 35n और ये जो 1 है इसमें 35 नहीं मिलेगा। 35n में 35 है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट 35 का स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो छोड़ दो, वहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बन सकता। इन दो पार्ट में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बनेगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब है कि x प्लस वाई की पावर में n होना चाहिए, ये बोलता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसा बनाना है। अब तुम देखो 35 का स्क्वायर है, तो अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम क्या सोचा करो कि जो भी नंबर दिया होता है उसको टुकड़े किया करो, टुकड़े ब्रेक किया करो। जैसे 35 का स्क्वायर है तो या तो 35 मिल जाए, समझ गए, ताकि हम उसके एक्सपेंशन को लिख सके। या 36 मिल जाए, 34 मिल जाए, क्योंकि 34 को भी हम 35 -1 कर सकते हैं, 36 को हम 35 +1 कर सकते हैं, ताकि हम उसको एक्सपेंड करें। अब तुम्हें 35 के आसपास का सोचना है। इसमें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, तो बचा कौन? 6 की पावर 2 है। तो यार इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और उसकी पावर n, चलेगा? पावर ऑफ पावर। यस उससे एडवांटेज क्या हुआ, ये बन गया 36 की पावर n बन गया। और हम इसी को तो ढूंढ रहे थे, या तो हम 34 ढूंढे या 36 ढूंढे, या 35 का डबल 70 भी मिल गया ना, 70 भी तो भी चलता। अरे 70 में 35 होता है, 70 के स्क्वायर में 35 का स्क्वायर होता है, तो आगे अपने आप हम ढूंढ लेते कि कौन सा डिविजिबल है। मतलब आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसके आसपास की वैल्यू क्या है। अगर कई बार वो नहीं मिलता तो हम डबल सोचते हैं, कई बार ट्रिपल टाइम भी सोच लेते हैं, क्या पता एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा। अब तुम सोचो यार 36 को मैं 1 + 35 नहीं लिख सकता? और ट्राई हमेशा ऐसे करना कि एक्सपेंशन जितना हो सके 1 आए, जितना हो सके उसमें 1 आए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो हमें साथ साथ 1 की पावर एनीथिंग भी मिलेगा। तो यार वो 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही होता है। बट मान लो अगर ऐसे हो जाता कि 2 + 35 की पावर n, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं इसको पहले ओपन करता तो मेरे को मिलता है NC0, तो मेरे को क्या 2 की पावर n नहीं मिलता, वो 35 की पावर तो 0 मिलता। अब जैसे मान लो मैंने n को ही दे दिया होता, 1000 दे दिया होता, तो फिर ये 2 की पावर 1000 नहीं बन जाता क्या? तो भाई 2 की पावर 1000 कहाँ सॉल्व होता है? सॉल्व किया कभी? तो उसमें भी तो बहुत बड़ा डेटा है। समझ गए पॉइंट? तो ट्राई यही क्या करो कि बाजू में +1 बने, +1। अगर कई बार मिल जाता है 2 के बारे में तो फिर 2 के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा, जितना हो सके कोशिश यही करो कि +1 मिले। अब तुम्हें मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। पहला क्या आएगा? NC0। 1 की पावर एनीथिंग नहीं लिख रहा क्योंकि वो 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले हाईएस्ट है 1 की पावर n और लोवेस्ट है 35 की पावर 0, जो 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? NC1, एक 35 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? NC2, फिर 35 की पावर 2। अरे 1 को नहीं लिख रहा, 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? NC3, 35 का क्यूब। क्या ऐसे डॉट 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 करके चलता रहेगा? इस पूरे में से किसको यस सब्ट्रैक्ट करना था अपने को? किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 35n और -1 को। ये लो। अच्छा सोचना भाई,
NC0 1, 35 की पावर 0 1, क्या ये +1 -1 कट गया? यस सर। वो वेल डिजाइन होते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे ही डिजाइन करके दिए कि आप उनको यूटिलाइज कर सको। तो ये वाला जो 1 था ना, ये कट गया अपना, ये वाला 1 ये कट गया। अब तुम सोचो NC1 का मतलब क्या होता है? n होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, NC0 1 होता है, NC1 का मतलब n होता है। NC2 का मतलब n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल बताया था। तो क्या ये 35n हो गया? तो ये वाला और ये कट गया, कट गया, डिजाइन थी तो ऐसे ही। अब जो बच गया, क्या इस पूरे के अंदर ईच टर्म में क्या 35 का स्क्वायर है या नहीं है? हर एक टर्म में। यहाँ 35 का पावर 2 है। अच्छा 35 के पावर 3 में भी तो 2 ही होता है ना, 3 है, वो तो एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 35 के पावर 4 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो 35 का स्क्वायर टाइम्स आएगा। अरे और भी कुछ कुछ डेटा आएंगे, देखो NC2 NC3 ये भी कुछ ना कुछ डेटा देगा, बट उसमें 35 का स्क्वायर तो कम से कम है ना, वही तो चाहिए। क्या अब जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या वो 35 का स्क्वायर से हम डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते ना, मतलब वो प्योरली क्या है? डिविजिबल है। तो प्योरली डिविजिबल है मतलब उसका रिमाइंडर ऑटोमेटिक 0। हो सकता था क्वेश्चन रिमाइंडर का पूछ ले, तो इन दैट केस रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 आया। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ऐसे प्रोसीड करेंगे, मतलब क्वेश्चंस वेल डिजाइन होते हैं, बट आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं अगला बताऊं, ये अगला वाला, जैसे वो वही 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला जो एग्जांपल है ना अपना। अब इसमें देखो 9 की पावर n+1 -8n-9, इन दोनों में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बनेगा। एक्सपेंशन बनता है जहां पर पावर n होती है, और इसको डिविजिबल किसके बोला है, किससे डिवाइड करना है हमें? प्योरली 64 से। अब तुम सोचो यार, 64 का मतलब या तो 2 की पावर में कन्वर्ट करो, या फिर तुम 64 का मतलब 8 की पावर 2, क्या यही होता है क्या? यस या तो सर। 2 की पावर में कन्वर्ट करो, या 8 की पावर में, या 4 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब ज्यादा बेटर है कि तुम 8 की पावर में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि 9 मेरे को दिख रहा है, और 9 का मतलब होता है 1 + 8। तो मैंने क्या बताया, हर बार 1+ बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा मतलब पूरे एक्सप्रेशन में कम से कम 8 की पावर 2 तो होना चाहिए, ताकि वो 64 बन जाए। तो मैं 8 बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया करो, कैसे? जैसे ये 9 की पावर n+1 ना, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9 की पावर n। सोचो क्या लिख सकते हैं, क्या सर? यस सर। अब देखो ये 9 तो आपका मल्टीप्लाई में चलेगा। अब 9 की पावर n, 9 की पावर n का मतलब हो गया 1 + 8 की पावर n। देख लो 9 का मतलब 1 + 8 की पावर n, और जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो एज इट इज रहने दो, क्या पता वो आगे जाके बैलेंस हो जाए। क्या तुम्हारा एक्सपेंशन बन गया जिसको हम ढूंढ रहे थे? यस सर। और उस एक्सपेंशन में भी देखो 1 बना है, मैं बोल रहा हूँ 1 ही बनाना है। अब कुछ बच्चे देखो जिद्दी करते हैं कि सर इसको 9 को हम 4 + 5 लिख दें और उसकी पावर n, तो 4 की पावर में भी तो 64 आता है। अरे मना नहीं कर रहा, बट साथ में 5 की पावर भी तो चलेगा। बट वो 5 की पावर को कौन सॉल्व करेगा फिर? एक 5 सोचो और एक 1 सोचो, विच वन इज बेटर सिंप्लीफाई करने में? जो बेटर है वो बताओ ना। 1 नहीं होगा सर। 1 ही होगा ना, मतलब बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार उसका। तो ज्यादा बेटर क्या है कि तुम हमेशा 1 बनाने की सोचा करो, ताकि हम एक पार्ट को इग्नोर कर सके। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंशन लगा के, तो ये 9 तो बाहर रहेगा अपना। अच्छा इसको ओपन करोगे, सेम स्टोरी, पहले NC0, 1 की पावर हाईएस्ट इग्नोर, 8 की पावर लोवेस्ट 0, फिर एक एक करके बढ़ता रहेगा 8 की पावर। क्या ऐसे बढ़ेगा? यस सर। और धीरे 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 लास्ट में बनेगा NCn 8 की पावर n। वो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? 8n-9। अब तुम सोचो NC0 1 होता है, 8 की पावर 0 1 होता है, तो क्या ये 1 और ये बाहर 9 आपस में मल्टीप्लाई होके ये 9 कट गया? यस सर। ठीक है, फिर आगे देखो ये वाला, ये कितना बना? 8n सर। 8n, और बाहर क्या है? 9 है। -8n। तो 8 × 9 ये कितना हो गया फिर? ये 9 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यस सर 72n। 72n, उसमें से ये वाला घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना।
यस सर। कितना बचेगा? 64n। अरे भाई 64 हो गया ना ये तो। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो बचा ना, इसमें ध्यान दो। क्या यहाँ से हमें 8 की पावर 2 मिल रहा है क्या मिनिमम? यस यस सर। सर। 8 स्क्वायर है, इसके बाद पता है कौन आएगा नेक्स्ट? NC3, 8 की पावर 3 आएगा। तो 8 की पावर 3 में भी तो 8 स्क्वायर होता है। मतलब इसके बाद मैं ऐसे लिख दूं, ये 64 का मल्टीप्लाई आएगा। जो भी आएगा 64 का मल्टीप्लाई आएगा। समझ गए? तो इसके बाजू में 64 का मल्टीप्लाई है, और ये 64n भी तो 64 का मल्टीप्लाई था। तो क्या ये ओवरऑल ओवरऑल 64 से डिविजिबल नहीं है? भाई दोनों ही जगह 64 है, तो यहाँ भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी डिवाइड हो सकता है। तो क्या ओवरऑल डिविजिबल हो गया, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। यस यस सर। सर। हाँ, अगर अगर लगे ना कि सर, अगर मान लो ऐसे होता कि ये -9 की जगह, ठीक है, ये -9 की जगह मान लो 7 ही होता, हो सकता है कि सर -9 की जगह 7 होता, तो फिर ये 9 - 7 कितना रह जाता हमारा? प्लस में 2 रह जाता। समझ गए? तो उस केस में आंसर बताओ, तो इतना तो डिविजिबल होता, इतना तो डिविजिबल होता। जो बच जाता है, जो बचता है, वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर ना। यस सर। यस सर। उस केस में रिमाइंडर वो हो जाता। कई बार है ना, ये भी ध्यान रखना, कई बार स्टोरी देखो ऐसे बन जाती है, जैसे मान लो इसी में ना, इसी में अगर मैं ऐसे बनाता कि इसको मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको माइनस का, कहा गया 8m माइनस का 10 बना लेता, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल। अब मेरे को इस केस में रिमाइंडर बताओ तुम्हारे एंड से, और मैंने ऑप्शन मेरे प्लस में दिए ऑप्शन सारे। अब रिमाइंडर क्या था? सिर्फ 8n को चेंज नहीं किया मैंने, ये सेम है, बस इसको चेंज कर दिया। जो 9 था ना, जो प्योरली कट रहा था, उस काटने वाले को मैंने माइनस का 10 कर दिया। बट ऑप्शन में सारे प्लस है, रिमाइंडर सारे ही प्लस में लिखे ऑप्शन में। तो व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, है ना, मतलब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप सोच के बताओ। मनीष, प्रेरणा, सिद्धार्थ भाई, सेंटर्स आ गए आप लोगों के, ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता तो आप सेंटर चेकआउट कर लेना, ग्रुप पे आया है लिंक। आप लोग ग्रुप पे जाके ना अपने एग्जाम सेंटर चेक कर लेना यार, जो आपने भरा था ना चॉइसेस, वो आ गया है। बताओ यार, जल्दी बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा? सर मेरा तो -1 आ रहा है। बट वही तो मैंने बोला, ऑप्शन में सारे प्लस है, सारे ऑप्शन प्लस में। इसीलिए तो मैंने वो जानबूझ के वैसे बनाया ना, ताकि तुम थोड़ा सोचो उस बारे में। वो आएगा, वो सिचुएशन आएगा, बट उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और भाई किसी का रिमाइंडर? निखिल बोल रहा है 1 आएगा। निखिल यार, रिमाइंडर 1 कैसे आएगा? उस केस में 1 तो नहीं आएगा, वैसे ही -1 तो वैसे ही दिख रहा है। डिवाइड वगैरह करना है सर कुछ? हाँ, चलो चिराग ने सही बताया। नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या बोला, आपका आपका बाकी सब क्या है, देखो एक 64n आया, ठीक है, ये जो बैलेंस किया था ना, वो तो सेम ही आया। एक 64k भी आ गया, वो ठीक था। आपको एक बाजू में क्या मिला था? -1। यही तो आप बोल रहे थे ना रिमाइंडर, क्योंकि 64 से हमें डिवाइड सोचना था। मैं गलत नहीं बता रहा, रिमाइंडर -1 सही है, बट ऑप्शन में -1 दिया ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना था कि ऑप्शन में पॉजिटिव दिए थे, तो मैं क्या करता, इस -1 में एक 65 ऐड कर देता। सॉरी, -1 है ना, तो इसको 64 बनाता, तो मैं माइनस का 63 ऐड करता और प्लस का 63 करता। चलेगा भाई? ये तो कट गया ना वापिस से। एडवांटेज क्या हुआ, ये माइनस का क्या बन गया? 64। 64। भाई ये माइनस का 64 भी तो इस 64 से डिवाइड हो रहा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है। यस सर। और फिर बचा क्या? चिराग दिख गया क्या प्रॉब्लम? तो बचा कितना रिमाइंडर? 63। 63 विल बी योर आंसर। समझ में आया मैंने क्या बोला?
तो कई बार नेगेटिव रिमाइंडर भी रहते हैं ना, जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ अलग अलग सर्कमस्टांसिस में, अगर कई बार लगे कि नेगेटिव रिमाइंडर आ रहे हैं तो तुम उसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उतना बनाने की सोचा करो। अब उतना बनाने के लिए तुम्हें कुछ नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते अपने हिसाब से नेगेटिव डाल दिया और पॉजिटिव के बारे में सोचा ही नहीं। वी हैव टू ऐड, जितना सेपरेट करोगे उतना ऐड भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रह जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, तुम सॉल्व जरूर करना, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो 9 की पावर 7 है और प्लस में 7 की पावर 9 है, और किससे डिविजिबल बोला है आपको? 64 से। 64 का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, 8 की पावर 2 भी अगर मिल गया, 8 की पावर 2 भी अगर आ गया तो काम चल जाएगा हमारा। तो तुम्हें Yes, 8 में कन्वर्ट करना है। अब 8 में कैसे करोगे? देखो 9 है, तो 9 को तो तुम 1 प्लस 8 की पावर 7 लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। और ये जो 7 है इसमें ना पावर तो ठीक है ना, 7 और 9 ही है। चलो एक बार इसमें पावर चेक लेना है। और ये जो 7 है, इस 7 को मैं 8 माइनस 1 की पावर 9 लिख सकता हूँ। भाई 7 को लिखने को तो मैं 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ यार, लेकिन 5 प्लस 2 में 8 नहीं आता ना। प्रॉब्लम ये है, हमें 8 की पावर 2 बनाना है, समझ गए? तो तुम्हें इसको एक्सपेंड करना, इसको भी एक्सपेंड करना, और जहां से लगे 8 की पावर 2 आना स्टार्ट हो गया तो वो तो आपके 64 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ भी जहां से लगे 8 की पावर 2 आना स्टार्ट हो गया, 64 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो बचेंगे उनको आप ऐड कर लेना। कर लोगे? वही हमारे रिमाइंडर होगी। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं तो बैलेंस कर लेना, मेक इट 64। अगर माइनस का कुछ 10 भी आ रहा है तो उसको माइनस का 54 दे दो, प्लस का 54 दे दो, तो ये माइनस का 64 नहीं बन गया? थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर लेना, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। मोस्टली पॉजिटिव आते हैं रिमाइंडर, सम केसेस में नेगेटिव आ रहे हैं तो तुम्हें उसको बैलेंस करना पड़ता है यार। चलो क्लियर है, कर लोगे लास्ट वाला तो? ठीक है। अगला ये देखो, ये भी प्रूव दैट है, मैं हिंट दूंगा, ठीक है ना। क्या दिखा है? 17 की पावर 2m प्लस 1, और प्लस में 1 लिखा है। इसको बोला है कि डिविजिबल बाई 18 होना चाहिए, तो क्या तुम 18 नहीं बना सकते? कैसे बनाओगे 18? 1 + 17 सर लिख के। अरे 1 प्लस 17 थोड़ी है हमारे पास, 17 तो पूरे ही है हमारे पास। इसको बनाना है, इसको 18 में कन्वर्ट करना है। 18 - 1 लिखेंगे सर। हाँ 18 माइनस 1 लिखो ना। सर 18 को वही नहीं, समझ आ रहा था, मतलब किसको किस में लिखना है। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये अवेलेबल है, इसको हमें चेकआउट करना है। क्या चेक करना है? 18 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है, क्या चेक करना है? तो जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन, उसको हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है। और ब्रेक कैसे कन्वर्ट करो कि जिससे उसने डिवाइड पूछा है। अब जैसे मान लो उसने 18 से डिवाइड बोला, तो फिर 17 को 18 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 18 माइनस 1। देखो एक्सप्रेशन में ना 1 प्लस एक्स बनेगा, या 1 माइनस एक्स मान लो, या फिर एक्स माइनस 1 मान लो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बाजू में 1 है ना, 1 की पावर एनीथिंग और माइनस 1 की पावर एनीथिंग, क्या तुम दोनों जज नहीं कर सकते? जज कर सकते हो यार, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बेटर ये है कि तुम उसमें थोड़ा ऐसे खेलो, ठीक है ना। देखो कर लोगे, ये 18 माइनस 1 लिखा है, और उसमें करना कुछ नहीं है यार, 18 से डिवाइड है, तुम्हें जैसे ही एक्सपेंड करोगे और एक 18 भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद के आगे वाले सारे के सारे क्या होंगे? 18 से डिविजिबल। क्या इसको पूरा बताने की जरूरत है? नो सर। हो जाएगा यार। देखो पहला पहला एक्सपेंड करोगे तो पहले -1 की पावर हाईएस्ट ले लो। अच्छा 2n+1, कोई बोलेगा सर 2n+1 को जज, तो ये 2n+1 फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये क्या होता है? ऑड होता है। तो -1 की पावर अगर 2n+1 दिख भी गया तो उसका आंसर कितना होगा भाई? ऑड है तो माइनस। -1। तो ये छोटी मोटी चीजें पता होना चाहिए, जैसे कहीं लिखा 2n आ गया कि सर मेरे को 2n नहीं पता, तो ये 2n इवन होता है। तुम इतना लॉजिक याद रखना है यार, इवन में एक ऑड करते, सॉरी इवन में एक ऐड करते हैं, ऑड बन जाता है। इवन में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी ऑड बनता है। ऑड में एक 1 ऐड करोगे, इवन बन जाएगा। ऑड में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, पता है ना क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, ठीक है। चलो एक एक और बताता हूँ ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद के कुछ रह गए होंगे थोड़े बहुत, तो वो तुम ट्राई कर लेना रिमाइंडर वाले।
बाकी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मोस्टली मैंने जो मैन थे ना वो बता दिए थे। चलो मैं एक और बताता हूँ। 7 की पावर 103 इंटरेस्टिंग है। डिविजिबल बाई किससे बोला है? 25। अब देखो 25 है, तो 25 का मतलब क्या है? या तो आपको 25 या 25 की पावर 2 ऐसे कुछ मिले, या फिर आपको 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, या इसमें भी तो 25 आते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 25 नहीं हो गया? तो यहाँ भी तो 25 मिलेंगे। तो आपको वैसे कन्वर्ट करना है। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं कि सर मैं इसको 2+5 लिख देता हूँ, जो सबके दिमाग में आता है। चलो बढ़िया बात है, मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। पहले आएगा 103C0, तो आपको पहले 2 की पावर हाईएस्ट तो लेना पड़ेगा ना। 5 की पावर लोवेस्ट 0 लोगे, फिर 103C1, अब 2 की पावर 102 और 5 की पावर 1। अभी तक नहीं मिला तुम्हें 25, इसके बाद में मिलेगा 25। तो यार ये दोनों वैल्यू कोई छोटी है क्या? 2 की पावर 103 कोई छोटा वैल्यू है? सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 2 की पावर 103 बहुत बड़ा वैल्यू है। 2 की पावर 10 ही 1024 होता है, उसको भी तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा रिमाइंडर ढूंढने के लिए। तो ये वाला अप्रोच गलत है। मैंने क्या बोला? +1 -1 या कुछ उस तरह का क्रिएट करो ताकि तुम्हें दिखे। तो भाई देखो 5 नहीं बन सकता, 25 नहीं बन सकता, क्योंकि 7 को ऐसे थोड़ी लिखोगे तुम कि सर 32 -7 कर दो, सॉरी 7 बनाना। तो 7 में तो ऐसे भी तो नहीं कर सकते, 32 -25 कर दो सर 25 मिल जाएगा। तो 32 का क्या करोगे? तो फिर ये भी नहीं बनेगा। तो जब याद रहना कि मेरे को खुद का नंबर भी नहीं बनना, स्क्वायर भी नहीं बनना, तो फिर तुम डबल बनाया करो। डबल 25 नहीं मिल रहा तो 50 ढूंढो, क्योंकि 50 में भी तो 25 होता है। होता है क्या? अब देखो 7 को तुम्हें 50 बनाना है। अगर मेरे को चलो 50 भी नहीं मिला, अगर मेरे को 49 भी मिल गया, तो क्या मैं उसको 50 -1 नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। तो तुम 49 बनाने की सोचो। 49 कैसे बनेगा? पावर है ऑड, तो पहले एक 7 अलग कर लो, और फिर 7 की पावर कितना हो जाएगा? 102 अलग हो गया। अरे ऑड है, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर करना है हमें, बट पावर ऑड है ना, तो उसमें पॉइंटों में थोड़ी लिखेंगे हम। इसलिए मैंने एक 7 अलग कर दिया। एक 7 अलग किया, 102 अलग हो गया। अब देखो इसको क्या लिखोगे? 7 की पावर 102, और मेरे को बनाना है 49। तो क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 51 बोल सकता हूँ? 2 × 51 क्या है? 2 × 51 102 होते। 7 की पावर 2 बनाने का रीजन क्या था कि वो बन गया 49। अब 49 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 × 49 का मतलब क्या लिखोगे? 50 -1। और देख लो वही चाहिए था हमें, या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, क्योंकि उसको जज करना आसान है। क्या अब तो एक्सपेंड करके कर लोगे? यस सर। पेंशन में क्या ढूंढना? अगर जहां से 50 आना भी स्टार्ट हो जाए ना, 50 आना भी स्टार्ट हो जाए, तब भी समझ जाना कि 25 से डिविजिबल है। अरे 50 में 50 25 होता है, 50 की पावर 2 में भी 25 होता है। क्लियर है? बट इसमें ध्यान रखना कि तुम्हारा बाहर 7 भी है, तो इस 7 से मल्टीप्लाई जरूर करना है सबको। समझ गए? या फिर अगर मल्टीप्लाई ना भी करो ना, तो ऐसे सोच लेना अंदर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 मत बोलना, 1 × 7 करना। ठीक है? चलो, बाकी इसमें एक दो क्वेश्चन और है, जिसका देखो एक दो चीजें लिखी भी है मैंने, फिर भी रेफरेंस स्लाइड डाली है, तुम आराम से ना उन क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हो। ठीक है? चलो, मोस्टली जो इस चैप्टर में मैन था ना, वो यही है। देखो रैशनल टर्म्स वाला पार्ट आपका मिडिल टर्म वाला पार्ट हो गया, और कोफिशिएंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, एक्स की पावर 3 का बताओ, इंडिपेंडेंट टर्म बताओ। इस टाइप के जो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना? वो ध्यान रखना। और स्टार्टिंग में जो मैंने बताए थे ना, कल भी बताए थे, आज भी बताए थे, वो वाले पार्ट तो जरूर याद रखना। और डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो उसको तुम्हें क्रैक करना होता है, मतलब एक्सप्रेशन को ब्रेक करो, डिपेंड्स ऑन जैसे उसने पूछा, फिर बाद में रिजल्ट निकालना आसान होगा। ठीक है? ट्राई यही करना कि +1 -1 में बने, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। जितना बड़ा डेटा लोगे फिर उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो। ठीक है? चलो, अभी तो जिन लोगों ने सेंटर नहीं देखा वो सेंटर वगैरह देखो यार अपने, कहाँ है नजदीकी ना, और प्लान स्टार्ट कर दो जाने का। और ट्राई करना है कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, अगर दूर सेंटर है तो एक दिन पहले, लास्ट मोमेंट में मत जाना, और वेल प्रिपेयर होके जाना। चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट। सर इस बार लक नहीं काम किया।
क्यों सेंटर दूसरा भरा था? तो आ गई सर डेट तो। अच्छा, आपकी डेट 22 आई है। यस सर। और अनमोल चिराग भाई, 23 है सर। अनमोल की क्या आई थी? 23। ओके। चिराग आपकी मैंने अभी डेट देखा नहीं है, 24 आया है। चलो कोई नहीं। सिद्धार्थ आपका क्या है यार? डेट वगैरह देखो, बताओ फिर क्या है। 23 है, बच गया फिर तो, एक दिन आगे हो गया। कोई बात नहीं, इतना अनमोल, इतना कमलप्रीत आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 22 को पेपर आसान दे दे, क्योंकि जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है ना, हो सकता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज भी मिले, और जिनको लास्ट में मिलेगा हो सकता है उनके पास डिसएडवांटेज हो, क्योंकि वो बच्चे पेपर देख के आते हैं, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मतलब इट्स लाइक ए गेम, और तुम्हारे साथ गेम तो खेलेंगे। ठीक है, यही है तो गेम तो खेलेंगे। तो बेटर लक कि आपको सब आसान मिले। बाकी उससे फर्क नहीं पड़ता, हर शिफ्ट का अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग नॉर्मलाइज होता है चीजें। रैंक भी उसी हिसाब से होती है, शिफ्ट वाइज काम होती है। यू कांट कंपेयर विद अदर पेपर्स। अगर आपका पेपर टफ या मॉडरेट आएगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर बाद में अच्छी रैंक मिलेगी। अगर किसी का आसान जाएगा तो फिर सब बच्चे करके आएंगे, सब बच्चे करके आएंगे तो कंपटीशन हाई हो जाएगा, कट ऑफ भी हाई जाएगी ना फिर। और हर एक शिफ्ट का अलग अलग काम होता है। ठीक है, यस सर। बाय बाय ना, गुड नाइट। बाकी आराम से देखो अभी सेंटर वेंटर के बारे में, फिर हम कल भी बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलो।